नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, संविदा शिक्षक भर्ती, यूपी टेट, सी टेट और सभी शिक्षक भर्तियों को ध्यान में रखते हुए मैंने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी की एक स्पेशल सीरीज तैयार की, जिसमें अभी तक जो पूर्व वर्षों में प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को एक जगह समाहित करने की कोशिश की। यहाँ पर मैं लगभग 5000 क्वेश्चन को एनालिसिस करने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लगभग 300 क्वेश्चंस एनालिसिस कर लिए। आज आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे यानी अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन। तो पियाजे साहब के अनुसार बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं। तो यहाँ पर सीधे आंसर की तरफ ही अपन बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं, जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो इसका पहला ही ऑप्शन राइट होगा। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं और जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते थे तथा अन्वेषण करते या प्रयोग करते। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है। जीन पियाजे कौन थे? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी थी, जो कि बहुत ही फेमस हुई। 0 से 2 वर्ष संवेदीगामक मोटर अवस्था, और 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और 7 से 11 वर्ष मूल संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से 15 वर्ष औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम से खालिस्तान तक है। यहाँ पर देखिए, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम खालिस्तान से खालिस्तान तक है। तो बताइए फ्रेंड्स दूसरे ऑप्शंस को। तो इसका रहेगा अपरिष्कृत स्थल और चालक विकास, परिष्कृत यानी सूक्ष्म चालक विकास। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास तक का रहता है। तो दूसरे ऑप्शन का थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वह अवधि जो व्यस्तता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? यानी द पीरियड दैट इंटाइट्स दैट ट्रांसिशन टू एडल्टहुड। तो वह अवधि जो व्यस्तता के संक्रमण की पहल करती है, यानी व्यस्त अवस्था से पहले कौन सी अवस्था है, ये सीधा से सरल भाषा में कहे तो वो किशोर अवस्था है। ठीक है। इसका पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। और अवस्था में अगर बात करें तो प्रमुख अवस्थाएं ये होती है। पहली अवस्था शेषावस्था, ठीक है, 0 से 5 वर्ष, 5 या 6 वर्ष, और दूसरी 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था, और 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था, और 18 वर्ष से ऊपर व्यवस्था या प्रौढ़ावस्था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? ठीक है, ये हिंज कौन थी? आप लोगों के मन में जो पहली बार देख रहे होंगे तो उनके कहीं मन में डाउट बन रहा होगा। देखिए, कोलबर्ग ने एक नैतिक विकास के सिद्धांत की परिभाषा दी है। उन्होंने एक ये हिंज नामक एक जरूरतमंद की एक उदाहरण दिया था, तो जिसमें बताया गया था कि एक वैज्ञानिक ने एक दवाई बनाई है जिसको वो एक महंगे दाम में बेचना चाहता था, लेकिन हिंज की पत्नी की तबीयत खराब थी तो उसने वो दवाई उससे मांगी। तो लेकिन उस मेडिसिन या उस बनाने वाली दवाई ने उसको दवाई को नहीं बोला कि मैं इसको बहुत ऊंचे दाम में बेचूंगा। तो ऐसी स्थिति में उसने वो दवाई चुरा ली। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रश्न है। तो वही एक बच्चा तर्क कर रहा कि इसको वो दवाई नहीं चुरानी चाहिए थी, क्योंकि वो दवाई चुराने से उसको पकड़ा जाता या दंड मिल जाता। तो ये नैतिक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो देखिए फ्रेंड्स, दीजिए आंसर। यहाँ पे प्रश्न को बहुत सरल कर दिया गया। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का आंसर रहेगा दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास की बात हो रही है। ठीक है, ये दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास
नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्था रहेगी, यानी तीसरा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेब वाइस्की क्या कहते हैं, यानी वह संवाद जिसमें व्यक्ति अपने आप से बात करता है तो उनको क्या कहते हैं, तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग वो व्यक्तिगत वार्ता होगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। स्वयं से बातें करना ही क्या कहलाता है, व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न है। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करना है, यानी खिलौने, पहनावे और रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है, तो ये लिंग रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। तो छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा लिंग रूढ़िवादिता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, तो एक प्राथमिक एलिमेंट्री क्लासरूम में एक बच्ची यानी एक स्टूडेंट अपने साथ जो अनुभव लाती है तो वो क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, देखिए। तो उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, यानी बच्ची के अनुभव को शामिल करो और उनको संचय करो और उनको एक्सप्लेन भी करो और सभी बच्चों से उनको परिचय भी कराओ। तो फोर्थ ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते 8वें नंबर प्रश्न की तरफ। एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के बीच तुलना अधिकतम करे, यानी एक शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए, तो चार ऑप्शन देख लीजिए जो बेटर आंसर रहेगा बताइए। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट रहेगा। एक संप्रेरित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृति को सम्मान करती एवं महत्व देती है यानी एक शिक्षक को ऐसा संप्रेषित करना चाहिए जिसमें कक्षा कक्ष में यानी क्लासरूम में सभी संस्कृति को सम्मान करती है एवं सभी की हेल्प करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ ऑप्शन इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है, यानी आरटी एक्ट 2009 किसकी वकालत करता है, आरटी एक्ट 2009 किसकी वकालत करता है फ्रेंड्स बताइए। 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। ठीक है फ्रेंड, समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। ये अगस्त 2009 में आया था और लेकिन 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय अवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ये विचारधारा कि सभी बच्चे को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, तो ये किस धारा के अंतर्गत आता था, तो ये है समावेशी शिक्षा के अंदर। समावेशी शिक्षा के अंदर सभी बच्चों को एक ही विद्यालय में समान रूप से शिक्षा प्रदान करने की बात की जाती है। ठीक है, तो ये समावेशी शिक्षा। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित का कौन सा स्तंभ का के बच्चों को का ख में यानी सही मिलान करना, का और का में देख लीजिए, स्तंभ का और स्तंभ खा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले मिलान कर लीजिए, फिर सीधे ऑप्शन के साइड चले जाएंगे। तो प्रतिभाशाली का हो जाएगा, प्रतिभाशाली का क्या हो जाएगा, मूल समाधानों के बारे सोच सकता है, आसानी से विचलित होने की आदत, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। कौन सा होगा फ्रेंड्स देख लीजिए। प्रतिभाशाली शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अधिगम आसक्तता धारा प्रभाव पढ़ने में कमी। अधिगम आसक्तता धारा प्रभाव पढ़ने में कमी होती है जिसको डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और नीचे है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का संबंध किससे होगा, दोनों ऑप्शन बचे हैं। मूल समाधान के बारे में सोच सकता है या आसानी से विचलित होने की आदत। तो सृजनात्मक मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, तो इसका संबंध इससे हो जाएगा तीसरे से। और अवधान की अति सक्रियता रहते हैं आसानी से विचलित होने की, इसका इससे। तो पहले का डी और अधिक समता पहले का पहला, तो ये दूसरे ऑप्शन में आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते 12वें नंबर प्रश्न की तरफ।
बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब बच्चे इफेक्टिव रूप से लर्न करते हैं। कब करते हैं देख लीजिए, चारों ऑप्शन जो बेटर होगा वो बताइए। तो वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते तब बेटर तरीके से सीखते हैं। यानी बच्चे सक्रिय रूप से जिस गतिविधि करेंगे एवं उसको पार्टिसिपेट करेंगे तो वो अच्छे इफेक्टिव तरीके से लर्न करेंगे। ठीक है, इस तरह फोर्थ ऑप्शन इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बच्चों को कक्षा में प्रश्न, बच्चे जो कक्षा में प्रश्न पूछते हैं उनको किस नज़रिए से देखा जाता है या देखना चाहिए, यहाँ पर ये बात पूछी गई है। तो 13वें प्रश्न का सोचिए, तो पूछने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछने से ही बच्चों के मन के भाव का पता चलता है कि आखिर बच्चे जानने क्या चाहते हैं या उनके मन में क्या कन्फ्यूजन हो रहा या उन्होंने विषय को कितना लर्न किया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। जब नहीं है प्रश्न पूछ लिया जाता तो कान खड़े कर लेना चाहिए, क्योंकि उस एग्जाम में उस प्रश्न में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने नहीं है पूछा है, तो मतलब कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो कौन सी नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो पहली ही नहीं है कंठस्थीकरण यानी मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, यानी कहीं भी रटने वाली बात नहीं होती है मुख्य प्रक्रिया यानी अधिगम प्रक्रिया में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जब शिक्षक को विद्यार्थियों और उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, यानी एक टीचर को विद्यार्थी और उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, तो क्या होता है कंडीशन देखिए फ्रेंड्स। ऑप्शन राइट होगा, जब एक टीचर को विद्यार्थियों में उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास यानी पॉजिटिविटी तब सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। तो इसका पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बच्चों की गलतियां, जो बच्चे हैं यानी चिल्ड्रंस की एरर्स, बच्चों की गलतियां क्या प्रदर्शित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए, तो बच्चों की गलतियां बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरा ऑप्शन जो राइट होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगमिका का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, किस कैटेगरी से देखा जाता है देख लीजिए फ्रेंड्स 17वें नंबर का। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है, यानी रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम लर्निंग क्या एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो ये पहला ऑप्शन ही राइट होगा। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, पहला ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। तो नीचे स्थितियाँ लिखी है वो किस सिद्धांत को दर्शाती है देख लीजिए, पढ़ते हैं एक बार। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो ये स्थिति गजब हो रही है तारा। देखिए 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर रहेगा संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। एक शिक्षक
अपने बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने के लिए सक्षम काबिल बना सकती है, तो किस तरह उनको मोटिवेट प्रोत्साहित कर सकती है। देखिए फ्रेंड्स, चारों ऑप्शन में से जो बेटर है वो बताइए। तो बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत यानी आसानी पूर्वक उनको अनुमान लगाने एवं बहुविकल्प यानी बहु तरीके से सोचने का अवसर देना चाहिए और उनको इस तरह से प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इस तरह फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों के स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। यानी वे मेथड जिसमें बच्चे स्वयं की पहल है और उनके स्वयं के प्रयास शामिल है, तो किस इसका उदाहरण है। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर होगा अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। ठीक है, लर्नर सेंटर्ड विधि। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, बुद्धि के ये 4 ऑप्शंस है, इसमें एक कथन बहुत ही सही है, वो बताइए। तो इसमें सीधा आंसर के चलते हैं। बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। बिल्कुल राइट बात है, बुद्धि बहुआयामी होती है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। देखो, शिक्षक भर्तियों में प्राथमिक सामाजिकरण कौन सा है और द्वितीय सामाजिकरण कौन सा है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ठीक है, परिवार आस पड़ोस हमारा प्राथमिक साधन होता है। ठीक है, परिवार। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और विद्यालय हमारा माध्यमिक या सेकेंडरी सोर्स होता है सामाजिकरण का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, यानी जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव ये है, चौथा ऑप्शन राइट होगा। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्क से भिन्न होती है। ठीक है, यानी जीन पियाजे का सिद्धांत ये कहता है कि जो बच्चों की सोच है ना, वयस्क यानी बड़े लोगों से के समान ही रहती है, लेकिन वो सिर्फ गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जेंडर एक है, जेंडर क्या है। एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है। तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है, यानी समाज के द्वारा इसको निर्धारित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान करता है। इनमें से एक व्यापक आयामों को सही पहचान कौन सा करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो पहला ही है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ये विकास के व्यापक आयाम है। पहले शारीरिक विकास होता है, फिर संज्ञानात्मक, सामाजिक और फिर संवेगात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ 4 ऑप्शंस में एक कथन सही है, उसके बारे में बताना है। तो इसका पहला ही कथन सही है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते तथा सीखने में होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है, यानी इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रंस आर सीन एज। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। तो प्रगतिशील कक्षा में सक्रिय अन्वेषक के रूप में, यानी एक्टिव एक्सप्लोरर्स के रूप में जाने चाहते हैं, यानी बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम है, यानी वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग क्या है, एक सामाजिक गतिविधि है। तो एक सामाजिक गतिविधि है, पहला ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे के विशेषित करता है। तो कौन सा करता है, तो वो होगा विचारों को अनुक्रमणीयता, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर।
तो जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था के काल के बच्चों को प्रोसेसिस कौन करता है? तो विचारों के अनुक्रमण नेता। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। यहाँ पे मैंने मोस्ट 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया। ये पूर्व वर्षों पर आधारित प्रश्न थे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के प्रश्न मैं यहाँ लाता रहूँगा और भी मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीडीपी की यहाँ पर डिस्कस कर रखे साधना शिक्षा पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए और आगे भी नई जानकारियाँ या नए नए क्वेश्चंस देखने के लिए साधना शिक्षा चैनल को ज्वाइन करें और उसको लाइक करें और भी अपने दोस्तों को शेयर करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।